नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक मैटर बहुत बार कई बार मेरे पास आ चुका है, दबाव रहा है। कमेंट सेक्शन में भी कई बार लोगों ने कहा है कि इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए डिटेल के अंदर, क्योंकि इसको लेके एक बड़ा ज़बरदस्त संशय है कि भाई आपकी जो पत्नी है, मान लीजिए गलती से आपने उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर ली, या आपने उसका कहीं से जो मोबाइल है वो ट्रैप कर लिया, या फिर आपने जो अपने पत्नी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी तरह से अपने पास उसके मोबाइल से निकालकर अपने पास ले लिए। किसी भी तरह के फोटोग्राफ्स हो सकती है, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि उसके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उसकी जॉब से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें। उसके अलावा आपने चुपचाप अपनी वाइफ के सामने बैठकर, जब वो कई बार आपको गलत धमकियाँ दे रही थी या कुछ कर रही थी, जैसे सुसाइड की धमकी देना या फिर कुछ, तो वो अगर आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो क्या वो सब मिलाकर इस तरह की चीज़ें फ्रॉडलिटी में आती हैं, चीटिंग का इंटेंशन रखती हैं? यही चीज़ आज हम समझेंगे आईटी एक्ट के दो मेजर सेक्शंस की वजह से। जनरली इनको लेके एक कंफ्यूजन रहता है और अक्सर ये कह के डरा दिया जाता है पतियों को कि अगर आपने अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ भी करा तो आप पे आईटी एक्ट लगेगा, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का जो है सेक्शन वो भी लगेगा। देखिए दोस्तों, है तो कानून यही कि अगर किसी का छिपकर आपने किसी भी तरह से कोई भी डिटेल निकालने की कोशिश की बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसके जानकारी के, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से कानूनी अपराध है। फिर किस तरह से हम इसको अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, किस तरह से आईटी एक्ट के इन सेक्शंस को आप अपनी बीवी की गलत इंटेंशंस को एक्सपोज करने के लिए काम में ले सकते हैं, यही आज के इस वीडियो का विषय रहेगा। यानी कि बिना किसी अपराध में लिप्त हुए, बिना कोई अपराध किए और कानूनन तरीके से आप इस पूरे मैटर के अंदर से कैसे बाहर आ सकते हैं और अपनी झूठी पत्नी को किस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं कोर्ट के सामने, समाज के सामने, कोर्ट के थ्रू। तो ये वीडियो रहेगा आज आपका। इसीलिए हम आपको एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं कि कानून की परिभाषा जो है वो अपने आप में बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छी है, खुली है, पर क्या होता है कि उसको समझने और समझाने के तरीकों में कई बार ऐसा झोलझाल कर दिया जाता है कि सही कानून को गलत तरीके से परिभाषित करके आपके साथ कई बार आपके दिमाग में एक गलत चीज़ लैंड करवा दी जाती है। हमारा जो कोर्स है वो इसी तरह की एजुकेशन फैलाता है, इसी तरह से आपको गाइड करता है कि आप अपने केसेस के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट रहें, बहुत मजबूती से अपना केस लड़ पाएं, क्योंकि आपको डायरेक्शन सही मिल रहा होता है। जैसे कि आपसे पहले कुछ लोगों ने जब भी कोर्स ज्वाइन किया तो उनको भी बहुत सारे संशय थे, डाउट से, मगर आज वो बहुत कॉन्फिडेंट है। रेगुलर उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, रेगुलर उनको नॉलेज दी जाती है, टेक्निकली उन्हें डेवलप किया जाता है। तो इन सब का बेनिफिट क्या होता है, नतीजा क्या होता है? आज वो लोग या तो अपने केसेस से बहुत जल्दी बाहर आ गए, या फिर वो अपने केसेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और उस वजह से वो किसी बात से दबाव में नहीं है, परेशानी में नहीं है। गाइडलाइन सही मिलने की वजह से उनके बीच के जो रास्ते में आने वाली समस्याएं हैं वो सब हम देख लेते हैं और उससे सॉल्यूशन उनको मिल जाता है, तो वो सीधा चल पाते हैं। अगर आप भी इन्हीं तरह से, इन्हीं लोगों की तरह से अगर आप बेहतरीन अपने केस के अंदर परफॉर्मेंस चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिएगा, कोर्स की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। फिर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल्स मिलने के बाद और हमारे साथ हमारा हिस्सा हो सकते हैं लीगल का। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में उलझे हुए हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं इसी नंबर पे, और बाकायदा आपका अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मेरा कॉल आपके पास आएगा, आपका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, एक बात समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने वीडियोस भी बनाए। मैं इतना पॉजिटिव माइंडसेट क्यों रखना चाहता हूं मेरी ऑडियंस का? क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लियर है। मैं क्या सोचता हूं कि जो निर्दोष है ना, मुझे सिर्फ उसकी मदद करनी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है जिसने अपराध किया है। जिसने अपराध किया वो ऐसे लोग मेरे पास आते भी नहीं अपनी काउंसलिंग और अपनी चीजें क्लियर कराने, और अगर आते भी हैं तो हमारी तरफ से उनको निगलेक्शन मिल जाता है। कई बार हमने यहाँ तक कि अपने अपॉइंटमेंट का पैसा भी वापस किया है, जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करके आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी लीगल नॉलेज या लीगल एडवाइस उनको दें। पर जो लोग सही में समस्या में हैं और उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं आईटी एक्ट के अंडर आते हैं, तो उनके साथ एक समस्या हो रही है, क्या ये उल्लंघन है, क्या ये किसी तरह का कोई अपराध तो नहीं करने जा रहे हैं? कई बार वो कई जगह पे गए भी होंगे तो वहां पे कहा होगा अरे भाई ये तो अपराध हो जाएगा। नहीं सर, मैं आज आपको इंटेंशन के साथ समझाऊंगा कि आपके बेसिकली जो लॉ है उसका कंटेंट किस तरह से डिफाइन किया गया है, और उसकी सही परिभाषा को अगर आपने समझ लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूं, हाँ मैं गारंटी कर रहा हूं, आप किसी भी हालत में अपनी पत्नी को किसी भी लेवल तक एक्सपोज कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रीच ऑफ प्राइवेसी या फिर आईटी एक्ट लगने का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण समझ लेते हैं। 497 के बारे में सुना है, बिल्कुल सुना होगा, कि जिसे हम अडल्ट्री कहते हैं। हिंदी में मैं बता देता हूं कि व्याभिचार, यानी अगर आपकी पत्नी का अफेयर किसी अन्य मर्द से चल रहा है शादीशुदा होते हुए भी, और वो उसके साथ सेक्स संबंध भी बना चुकी है, अंतरंग संबंध भी बना चुकी है, और उसके बाद आपको ये बात पता लग गई और आपने अब ये साबित करना है, तो कोर्ट खुद आपको मोटिवेट करता है कि जाकर उसकी रिकॉर्डिंग करो। और एक बार की रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3-4 रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। हालांकि कुछ और भी एविडेंसेस से कोर्ट ने इनमें जजमेंट दिए हैं, उनको सबूत मानकर, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग्स को सबूत मान के, या फिर आपका जो कॉल डिटेल है उसको सबूत मान लिया गया कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है
उसको भी सबूत मान लिया गया और उससे भी जजमेंट आ गया कि अडल्ट्री में है। रात रात और देर देर तक अपने पति से बात नहीं करके 2-2 3-3 घंटे 10 बजे बाद किसी और परायमर्द से बात कर रही है पत्नी 1-1 2-2 बजे तक, तो वो इसी के अंडर आ जाता है। तो उस तरह से भी मान लिया गया। अन्यथा सही प्रोविजन यही है कि किसी तरह का ऐसा सबूत होना चाहिए जिसके अंदर कोर्ट ये मान सके कि आपकी पत्नी किसी के साथ सेक्स करती है। ये इतना टफ बनाया गया, मगर इसी के अंदर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का कहीं भी मामला नहीं है। यानी कि खुद अडल्ट्रियस रिलेशनशिप को अगर आपको साबित करना है, जिसमें पनिशमेंट तो नहीं होता है मगर आपका तलाक लेना आसान हो जाता है क्रूरता के आधार पे, तो अगर आपको अडल्ट्रियस रिलेशनशिप अपनी वाइफ का डिफाइन करना है तो ये सब चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं। अब देखिए मैं मुद्दे पे आऊंगा, अभी आईटी एक्ट और ब्रीच ऑफ प्राइवेसी पे आऊंगा, पर बीच में 2-3 चीजें समझा रहा हूं जिससे कि आपके बीच में एक गलतफहमी दूर हो जाए। कई बार ऐसा होता है, आपका केस चल रहा है, आप अपनी पत्नी का पीछा करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही, या मान लीजिए उसकी बैंक की डिटेल क्या है, या वो जॉब कहां करती है। अब क्या होता है कि अक्सर या तो आपके खुद के वकील साहब, या फिर अक्सर क्या होता है कि वो ये कह के डरा देते हैं कि भैया ऐसा है, आपने अगर ऐसा किया तो आपके ऊपर वो स्टॉकिंग का, यानी कि उसका पीछा करने या उसकी जांच परख करने का किसी तरह का आपके ऊपर उसके ऊपर सेंग लगाने का 354 के अंदर केस लगा देगी। ठीक है, छेड़छाड़ के अलावा स्टॉकिंग भी इसका एक विषय है। देखिए, पहली बात तो पति का पूरा अधिकार है पति को पत्नी के बारे में पता करना, जांच परख करना, अगर वो गलत रास्ते पे है तो फिर वरना साबित कैसे करेगा कि वो गलत रास्ते पे। दूसरी चीज, 354 ऐसे नहीं लगती है, ये गलतफहमी पैदा करना बहुत पहले से शुरू हुई थी, पर ऐसा नहीं होता है। 354 स्टॉकिंग का रीजन कुछ और है, जैसे आपका इंटेंशन क्या है, मंशा क्या है, आपकी इंटेंशन गलत है, या तो आप अपनी पत्नी को स्टॉक इसलिए कर रहे हो कि आप उसके भेद कहीं और ले जाकर दे रहे हो, या उसका कहीं और नेगेटिव इंपैक्ट उसके लिए यूज करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं ना, आप तो सिर्फ चाहते हो कि आप उसे एक्सपोज करो जो कोर्ट में झूठ बोल रही है कि वो जॉब करती है मगर उसने जॉब छिपा रखी है, आपने जाके पीछा किया, पता कर लिया और लाके कोर्ट को तथ्य दे दिए। उसके बाद वो कहे कि नहीं ये तो मेरा पीछा करता था, ये तो मेरे बारे में पता करता था। करने दीजिए ना, आपकी पत्नी को किसी से अफेयर चलाना है, आप फिर कोर्ट को कैसे साबित करेंगे? मतलब ये तो बिल्कुल वैसे हो गया कि मेरी मर्डर की प्लानिंग चल रही है, मैंने पता कर लिया और ले जाके रिकॉर्डिंग कोर्ट को दे दी, तो कोर्ट ने कहा आपने रिकॉर्डिंग कैसे कर ली? आपकी मर्डर की प्लानिंग चल रही है तो चलने देते, मर जाते, तब उसके बाद हम आपका फैसला करते। ये वैसा वाला लॉजिक हो गया। ये लॉजिक नहीं चलता है कोर्ट के, कोर्ट का लॉजिक नहीं है, पर कुछ बेवकूफ लोग इसमें आपको ऐसी राय दे देते हैं। अब वो कौन होते हैं, कहां से आप इनपुट लेते हैं, वो आप जानते हैं, तो ऐसी गलत राय दे देते हैं। अब हम आते हैं सही मुद्दे पे कि क्या होता है आईटी एक्ट के अंदर, ऐसा क्या प्रोविजन है कि मैं कह रहा हूं कि वो आपके फेवर में। पहले सेक्शन है 66, इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं ये। इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और fraudulently does any act referred to in section 43, he shall be punishable with imprisonment for a term of which may extend it to 3 years for or with fine which may extend to 5 lakh rupees with both। देखिए, इसी चीज को आपको समझना है। देखिए, अगर आपकी इंटेंशन इसमें फ्रॉड करने की है या किसी तरह की चीटिंग करने की है, ये 2 वर्ड दिखे हैं। इंटेंशन के बारे में बात की गई है। आप अपनी पत्नी के बारे में क्या फ्रॉड करने वाले हैं? उसकी अगर जॉब का पता कर लिया तो क्या उसकी सैलरी आप अपने अकाउंट में डलवाना शुरू कर देंगे? नहीं, आपका इंटेंशन देखा जाता है। जी हां, जो मैंने जजमेंट्स की अभी बात की है, वहां पर भी, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया, वहां पर भी सामने से जो पत्नी की साइड था उधर से ये ऑब्जेक्शन आया था, अरे साहब ये तो फ्रॉडिलिटी के इंटेंशन से है, ये तो चीटिंग के इंटेंशन से। आप चीटिंग कहां कर रहे हैं, आप फ्रॉड कहां कर रहे हैं? आप तो कोर्ट के सामने से एक्सपोज करना चाह रहे हैं। सिर्फ वो अपनी बात जो कोर्ट से छिपा रही है, जो कि 340 सीआरपीसी का एक एक्शन उसके खिलाफ हो सकता था, उससे बचने के लिए आप तक वो कोर्ट को ये तथ्य छिपा रही थी, और बल्कि वो झूठ बोलकर आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, झूठ बोलकर आप पे 490 डे लगाना चाहती है, और अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं करी कि उसका या तो आपको छोड़ने के बाद अफेयर चल गया या पहले से अफेयर था, तो इस वजह से वो सब चीजें बाहर नहीं आ रही। तो एक तो यहां पर इंटेंशन होती है। तो पहली बात तो नीचे की लाइनें भूल जाइए कि पनिशमेंट कितने साल का है, कितने रुपए का है, ये सब बातें भूल जाइए, ये तो बाद की बातें हैं। मुद्दा यह है कि अगर किसी चीज को आपने मान लीजिए एक्सपोज किया, यहां तक कि मैं कह रहा हूं आपने उसका फेसबुक अकाउंट भी हैक कर लिया, आपने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया, पर इसलिए कि कोर्ट को आप ये बता सके कि या तो मेरे साथ क्रूअल्टी हो रही है या फिर आपकी बीवी झूठ बोल रही है, तो कुछ बेनिफिट आपने लिया, इसमें आपकी इंटेंशन देखी जाती है। आपका फ्रॉडिलिटी करने का इंटेंशन नहीं है, चीट करने का इंटेंशन नहीं है, यानी आप 420 का कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल वैसे समझिए कि कोर्ट भी ये काम करती है कि आपके घर में जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका मर्डर हो गया, और मर्डरर के घर पर मर्डर वेपन ढूंढने के लिए जब सर्च वारंट निकाला जाता है, तो क्या वहां पे उसकी पर्सनल चीजों को टटोला नहीं जाता? तो क्या वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं है? है, खुद 494 में भी ये चीज है। पर जब आप किसी को एक्सपोज करते हैं इस इंटेंशन से, या जैसे स्टिंग ऑपरेशन जो चलाते हैं पत्रकार, क्या उन पर नहीं लगता? वो जब छिपकर किसी की रिकॉर्डिंग बना लेते हैं, वो करते हैं, पर क्राइम एक्सपोज करना इंटेंशन है ना, तो यहां पे वो भी इसी तरह से आईटी एक्ट का फायदा लेते हैं। अब इसके अंदर मैं अगला आपको बताता हूं एक और सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सपोर्ट करेगा। ये भी आईटी एक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कहीं भी कोई भी छिपा हुआ रहस्य नहीं है, सिर्फ लोग गलत तरीके से इसकी गलत बात फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, और फिर उसको आपके बारे में एक धारणा बना दी जाती है कि आप जेल चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ये है सेक्शन 72A, पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। यही वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी की भी बात आ रही है। से एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन इंटरमीडियरी who while providing services under the terms of lawful contract has secured access to any material containing personal information about another person with the intent, अब यहां इंटेंशन की बात की है, to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain disclosures without the consent of the person concerned or in breach of a lawful contract such material to any other person shall be punished with imprison। अब इसको छोड़ देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्यों बात करें जब हम इस चीज में आएंगे नहीं, फाइन में और जेल में हम वाले मैटर में नहीं आएंगे। देखिए इसमें असल में कहानी क्या है, इसके अंदर कही गई है बात कि आपका इंटेंशन देखा जाएगा। या तो आप कोई अनलॉफुल लॉस उस पर्सन को पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप कोई अनलॉफुल गेन अपने पर्सनल लेवल पे करना चाह रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, आपने किसी का एटीएम चुरा लिया और एटीएम चुरा के उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया, और पैसा निकाल लिया और फिर वापस उसका एटीएम वहां रख दिया, और बाद में उस आदमी को पता लग गया कि मान लीजिए एटीएम के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया पैसा निकालते हुए। तो ये इस तरह की चीजें, या आपने उसका ऑनलाइन अकाउंट हैक करके उसके अंदर से अपने इधर उधर ट्रांसफर कर लिए पैसे, इस तरह की चीज, तो या उसको तो लॉस हुआ, आपको गेन हो गया। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई आपने उसकी कोई डिटेल निकाली और बाद में उसको किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करा दी। यहां पर दूसरा पर्सन कोर्ट नहीं हो सकता है, कोर्ट को कभी भी पर्सन नहीं माना गया, कोर्ट को तो कोर्ट ही माना गया। कोर्ट कभी भी एक पर्सन की आइडेंटिटी में नहीं चलता है, अदरवाइज कोर्ट में भी महाभियोग नहीं चलते, केसेस चलते। तो इसीलिए कोर्ट की आइडेंटिटी कभी पर्सन के रूप में नहीं होती, कोर्ट जज के रूप में है, जजमेंट देने के लिए बैठे हैं। तो वहां पर आप ये चीज एक्सपोज करने ले जा रहे हैं, उसको एक्सपोज करना, इसलिए यहां पर इंटेंशन को क्लियर किया गया है। तो इंटेंशन, आपने कोई मिसयूज नहीं किया, आपने किसी तरह का कोई ऐसा उसका बवाल नहीं मचाया कि जिसकी वजह से वो फंस सकता हो, उसको किसी तरह का लॉस होता हो। हाँ ये जरूर है, केस हार सकते हैं तो ये लॉस है, तो ये नहीं कह सकते कि मैं केस हार गया इस वजह से ये मेरा लॉस है, नहीं, ये वैसा लॉस नहीं है जो मॉनेटरी हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, ऐसा नहीं है, या कोई प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है। केस केस होता है। तो अगर आप किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप उसका अकाउंट हैक कर रहे हैं या उसकी वो कर रहे हैं, अब ये हैक करना भी नहीं रहा, आपको उसका अकाउंट देखकर सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया, क्योंकि आप फिर इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट को कैसे साबित करोगे कि आपकी वाइफ अडल्ट्री में है, या फिर आपकी वाइफ जो है अपनी कई चीजें छिपा रही है। तो वो सब चीजें अगर आप पता कर लेते हैं, मान लीजिए आपने उसका मोबाइल हैक कर लिया, जैसे कई बार ट्रैकर्स भी आते हैं आजकल, कई लोग मुझे बताते रहते हैं अपनी काउंसलिंग में कि उनके पास मोबाइल डिवाइस को ट्रैक करने के भी एप्लीकेशन, और उन्होंने अपनी वाइफ के जो है ट्रैकिंग कर रखी है, और उसके अंदर बहुत सारी उसकी ना साजिश हैं, उसके माँ बाप जो है मिलकर साजिश कर रहे हैं, या उसकी कॉल्स जो हैं वो उसके अंदर आ गई हैं। तो कोई बात नहीं, आप वहां इंटेंशन को पहले कह दीजिए कि साहब मेरा इंटेंशन कहीं भी आईटी एक्ट के दोनों सेक्शंस को ब्रीच करने का नहीं था, इसकी किसी भी चीज की अवमानना जो है दिक्कत करने की मेरी इंटेंशन नहीं थी। मैंने सिर्फ इसलिए अपना वो रखा कि मैं मेरी बीवी की त्रिया चरित्र या उसका जो चाल चलन है या मेरे खिलाफ जो साजिश है। अरे भाई, कई पति तो ऐसे दुखदाई मिले हैं जिनकी पत्नियां जब उन्होंने रिकॉर्डिंग की तो पता लगा कि उसको मारने तक की प्लानिंग बना रही थी, और उसको जला देने की या जहर देने की प्लानिंग बना रही थी। कई बार उनको दवाइयां दी जा रही थी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मारने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे केसेस भी हमारे पास हैं। वो बेचारे कहां जाएंगे, वो कैसे साबित करेंगे कि ये दवाई पर्टिकुलर मुझे कौन दे रहा था, या ये मेरी मारने की प्लानिंग, क्या मरने के बाद लाश खड़ी होकर बोलेगी? तो ये सब चीज आप कोर्ट को बता सकते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए यहां पे वर्ड यूज किया गया था इंटेंट, जो कि इंटेंशन का ही एक पार्ट है। इंटेंशन जो है वो देखी जाएगी कि इसके पीछे इंटेंशन क्या थी। तो यानी कि आपकी इंटेंशन क्लियर है कि मुझे तो सिर्फ इस केस के अंदर एक एच चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कंसेंट की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आपके खिलाफ साजिश कर रहा था। यानी कॉन्स्पिरेसी को अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं, यानी यहां पर ऐसी कोई प्राइवेट चीज आप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं जिससे कि उसका लॉस हो जाए, बल्कि ऐसी चीज वो एक्सपोज कर रहे हैं जिससे वो आपको लॉस दे सकता था। समझ गए आप? यानी कि वो आपको के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या आपको कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आप लेके आते हैं, या आप उसकी वजह से किसी कॉन्स्पिरेसी में पहले से फंसे और उसकी वजह से कोई सबूत वहां मिल रहा है आपको, आप उसको एक्सपोज करने के लिए, तो ये सब चीजें। वीडियो मेरे हिसाब से शायद लंबा हो गया है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसको इतने डिटेल में ही बताना जरूरी था, क्योंकि इसके लिए इतनी अफवाहें फैली हुई हैं, इतनी अफवाहें फैली हुई हैं कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। क्योंकि जब मैंने लॉ पढ़ा और जिस तरह से मैं जानता हूं, लॉ के बारे में जानकारी रखता हूं, उस तरह से मुझे कभी नहीं लगा कि एक निर्दोष आदमी कभी भी इसमें फंस सकता है। हाँ, अगर आप एक बेहतरीन हैकर हैं और आपने मान लीजिए किसी ऐसी स्थिति में ला दिया अपनी वाइफ को कि उसके खिलाफ ऐसा अभियान चला दिया, मान लीजिए उसकी कोई 2-4 आईडी से हैक कर लिया और वहां पे 2-4 झूठे बॉयफ्रेंड्स बना लिए, और उनको कहीं ना कहीं आपने ले जाकर ना मैसेजिंग वगैरह की या कुछ किया, या उसके थ्रू लोगों को उल्टे सीधे मैसेज करके उसको बदनाम करवा रहे हैं, तब उस स्थिति में फंस सकते हैं। अब ये कैसे होता है? इसके अंदर कुछ नहीं होता है। जिस लिंक से आप बैठकर वो कर रहे हैं, उस लिंक को बकायदा पुलिस में रिपोर्ट करवा के वो ट्रेस कर लेती है पुलिस, और बकायदा ये पता लग जाता है कि किस लिंक पर ये खुला था, किस मोबाइल में ये
चीज खुली थी तो पुलिस उस रिपोर्ट के ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सकती है। मगर अगर आपने ऐसा किया है ही नहीं, सिर्फ आपने दिखाया है कि देखिए मेरे वाइफ मेरे बगैर क्या कर रही है, तो उसमें आप क्लियरली ये चीज शो कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि वाइफ अफेयर चला रही है, अपनी फोटोग्राफ्स भेज रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप उसकी फोटोग्राफ्स उठा के भेज देंगे। तो ऐसी कई चीजें होती हैं कि जो लाइव फोटोग्राफ्स उस वक्त भेजी जा रही है, आपकी वाइफ आपको छोड़ के जा चुकी है और वहां कहीं किसी और से अफेयर चला रही है, लाइव वीडियोस भेज रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस टाइम की वीडियोस आप बना के भेज सकते हैं। वो अपने कमरे में है, बेडरूम में है, ससुराल का बेडरूम दिख रहा है, वहां से वीडियोग्राफी हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बन के सोचेंगे तो कानून कभी आपके खिलाफ था ही नहीं, सिर्फ आपकी मानसिकता को खराब कर दिया गया। हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि एजुकेटेड रहिए और इतना नॉलेज इकट्ठा कीजिए कि आप अपने केस में कम से कम सुकून से तो रहे। लेट और जल्दी का चक्कर बाद में रखें कि पहले जीत जाएंगे लास्ट में जीतेंगे, वो बात की बात है, पर सुकून तो रहे कि हमें होने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी करें हम सच्चे हैं तो हम अच्छे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दबाव बनाया इसलिए जाता है कि आप लोगों को परेशान करके पैसा वसूला जाए, गलत ऐठा जाए, ये सब चीजें आपके साथ की जाती है। इसलिए सचेत रहेंगे तो फिर बहुत आसानी से इन केसेस से बाहर आ सकते हैं। झूठे हैं इसलिए और आप सच्चे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने केस में क्या कोई फायदा लेने वाले हैं। सबसे जरूरी चीज तो यह है कि आप सब्सक्राइब जब करके जाएं, तो चाहे मेरा वीडियो अभी देख रहे हो पहली बार या कई बार देख चुके हो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू।